हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को टॉपिक देखकर पता लग गया होगा, हम आज बात करेंगे मगध, जो आपका मगध का साम्राज्य था उसके बारे में। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उसका उद्भव कैसे हुआ और कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप इसका विकास हुआ इस साम्राज्य का, कि क्या कारण थे इसके उद्भव के, इसके विकास के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये सारी चर्चा आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या सारी चीज़ों की चर्चा कर ली थी। ठीक है, मैंने आपको लिए अब ये टॉपिक छोड़ा था मगध साम्राज्य का उदय, क्योंकि ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही हम लोग मगध के कई सारे वंशों की बात करेंगे, मौर्यकालीन युगों की जो है वंश की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा था, तो मैंने इसको इसीलिए थोड़ा सा बचा कर रखा था कि ये बड़ा टॉपिक है, बाद में आराम से डिस्कस किया जाएगा। तो ये मगध साम्राज्य का जो टॉपिक है, इसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मगध साम्राज्य का उदय हुआ और क्या-क्या चीजें थी, क्या-क्या कारण थे जिसकी वजह से मगध का साम्राज्य जो है इतना शक्तिशाली बन गया। 16 महाजनपदों के बारे में हमने चर्चा की थी। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक जनपद था आपका कौन सा? मगध। तो मगध इतना शक्तिशाली कैसे बन गया उन 16 महाजनपदों में, उसके क्या कारण थे, इन सभी कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आई होप कि आप शायद आप ना समझ पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पर हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के उदय के कारणों को। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के उदय के कारणों को देखेंगे कि क्या क्या कारण थे इस साम्राज्य के उदय होने के। आपको मैंने इससे पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों से एक ये महाजनपद था आपका कौन सा? मगध। तो ये उसी में शक्तिशाली जनपद सबसे बनकर उभर कर आया, और यही मगध जो महाजनपद था, यही मगध साम्राज्य के रूप में जो है उभर कर आया था। तो इसके कई सारे कारण थे इस मगध साम्राज्य के उदय के। पहले कारण तो यही था कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी दोस्तों, वो इसके उत्कर्ष का कारण बनी। और यही एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आप इस पॉइंट को सबसे जो है महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए भी बना क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति थी मगध साम्राज्य की, वो जो है कहीं न कहीं जो है इस साम्राज्य के जो है उत्कर्ष का या इसके शक्तिशाली या वैभव प्राप्त करने का कारण बनी थी। ठीक है? 1 मिनट में इसको ज़रा पेन पॉइंटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। तो चलिए भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। जो देखिए आप चूँकि मगध का जो क्षेत्र क्षेत्र था, वो देखिए तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, और एक तरफ से जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगर आप इस चित्र को देखकर यहाँ पर पहली बात तो हम लोग देखते हैं कारण क्या-क्या थे। पहला तो कारण आपका यही बन जाता है कि आपका भौगोलिक कारण था, जिसकी वजह से ये मगध साम्राज्य फल-फूल रहा था। दूसरा था कृषि का विकास हुआ है इस मगध साम्राज्य में, इस वजह से ये भी फूला। इसकी सुरक्षा बहुत ही अच्छी थी इस मगध साम्राज्य की। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद शिल्प उद्योग का भी विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या है मगध साम्राज्य में जो है खूब फूला फला। और उसके बाद है सैन्य शक्ति का भी विकास यहाँ पर हुआ, और मगध के जो है जो शासक थे उनका भी योगदान रहा मगध को आगे बढ़ाने में या इसको शक्तिशाली बनाने में। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी भौगोलिक भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो था एरिया था, ये मगध का एरिया था। ठीक है, ये मगध का एरिया था। और ये ऊपरी जो था, यहाँ से आपकी जो क्या निकलती थी, गंगा रिवर निकलती थी। कौन सी? गंगा। ठीक है, और गंगा से ही इसकी सहायक नदी निकलती थी इधर से। ये सहायक नदी कौन सी थी? सोन नदी। ठीक है, सोन रिवर। ठीक है, ये कौन सी नदी थी आपकी? सोन नदी। और इसके ये तो हो गई, ये पश्चिमी साइड की बात हो गई। पश्चिमी साइड से आपकी कौन सी नदी निकलती थी? सोन नदी निकलती थी। और उत्तरी साइड से थी आपकी, नॉर्थ में थी आपके मगध के गंगा। और जब हम लोग ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट में था आपका मगध के चंपा नदी। कौन सी? चंपा नदी। ठीक है, चंपा नदी। चंपा नदी के ईस्ट में थी क्या? चंपा नदी। और इसके जो ये निचला हिस्सा था, इस हिस्से में थी आपकी विंध्याचल की पहाड़ियां। कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियां। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियां।
तो ये कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति थी जो हम लोगों ने मगध का देखी। आप इसके जो है आपके पश्चिम में पड़ जाता था आपकी सोन नदी, और दूसरी ओर उत्तर में पड़ती थी इसके गंगा नदी, और इसी के पूर्व में पड़ती थी आपकी चंपा नदी, और दक्षिण में इसके था क्या जो विंध्याचल की पहाड़ियां थी वो इसके दक्षिण में पड़ती थी। तो देखिए मगध के जो उदय का कारण था वो ये भी था क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी थी। तो इसमें जो है क्या हुआ, फिर इसी के साथ साथ क्या हुआ कि इसमें कृषि का विकास हुआ। अब मगध का जो राज्य था वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित विशालकाय जो उपजाऊ मैदान थे उनमें स्थित था। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। साथ ही संपूर्ण राज्य में सदाबहार नदियां, आपको मैंने बताया कि ये ऊपर से इसके क्या निकलती थी, गंगा निकलती थी। ऊपर से क्या निकलती थी, गंगा निकलती थी। और गंगा की ही सहायक नदी इधर से कौन सी नदी निकलती थी, आपकी ये सोन नदी निकलती थी। कौन सी, सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, और इधर से आपका क्या निकलती थी, इधर से निकलती थी चंपा, इधर से निकलती थी चंपा। और ये आपका क्षेत्र जो था ये था आपका मगध का क्षेत्र, ये था आपका मगध का क्षेत्र। और यहाँ आपका नीचे थी आपकी ये विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां। ठीक है, विंध्याचल हिल्स, विंध्याचल हिल्स थी ये नीचे। तो आप लोग ये कृषि का विकास, अब आप ये समझ सकते हैं चूंकि अब ये गंगा और सोन नदी के दोआब में स्थित था जो मगध का साम्राज्य था, तो यहाँ की जो भूमि थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी। तो ठीक जब लोग ज्यादा खेती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करेंगे, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि कृषि का विकास हुआ। और इसी का एक कारण बना ये कि जो मगध साम्राज्य था वो बहुत अच्छे से फला फूला। वो ये था कि जब कृषि का विकास हुआ तो लोगों ने अच्छी पैदावार की, जब अच्छी पैदावार की तो वहां में जो है लोगों ने क्या किया, अच्छा टैक्स पे किया, कर पे किया। जब अच्छे से टैक्स और कर पे हुआ तो क्या हुआ, वहां के जो सैन्य शक्तियां थी उनको भी जो है सारी सुविधाएं मिल पाई, जिससे क्या हुआ, इस जो मगध का क्षेत्र था वहां उसका विकास जो है और दिन ब दिन बढ़ता चला गया। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या हुआ कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी उसी के कारण ही जो है वहां पर शिल्प और उद्योग का भी विकास हुआ था। आप लोग को मैंने तीसरा पॉइंट इसमें बताया था, कौन सा, शिल्प और उद्योग का विकास। ठीक है, तीसरा क्या था, शिल्प एवं उद्योग का विकास। तो अब जब शिल्प एवं उद्योग का विकास के संबंध में हम लोग देखें तो मगध राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके शिल्प और उद्योग उद्योग के विकास में भी योगदान दिया। कैसे, मगध राज्य में लोहे एवं अन्य धातुओं खनिज के जो है क्या थे, प्रचुर मात्रा में भंडार थे। इन धातुओं के प्रयोग ने अनेक नवीन शिल्प उद्योगों को क्या किया, जन्म दिया। ठीक, और इससे क्या हुआ कि जो मगध की अर्थव्यवस्था थी उसमें काफी सुधार आया। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मगध की जो सैन्य शक्ति थी वो और बढ़ती चली गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ के सैन्य शक्ति के विकास की, जो हमारा अगला कारण बन सकता है इसका। ठीक है, सैन्य शक्ति का जो विकास हुआ, जो ये कारण है हमारा कि उदय के कारणों में हम लोग जब देख रहे हैं तो अगला है हमारा सैन्य शक्ति का विकास। ठीक है, तो सैन्य शक्ति के विकास की हम लोग जब बात करें तो मगध की जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने उसकी सैन्य शक्ति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी चीज है, मगध में लोहे की अच्छी खदानें थी। ये बात भी मैंने आपको अभी भी जस्ट पहले बताई कि मगध में अच्छी खदानें थी। तो जहाँ यहाँ पे जो जो सैनिक थे उनको क्या है, लोहे के अच्छे बने हुए हथियार मिलते थे। युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जाते थे वो अच्छे लोहे से बनाकर दिए जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सैन्य शक्ति का भी विकास हुआ। उसके बाद करते हैं हम लोग सुरक्षा की बात। तो मगध की जो राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी, ठीक है, एवं पाटलिपुत्र, दोनों को क्या प्राकृतिक रूप से ही सुरक्षा प्राप्त थी। अब ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षा का क्या मतलब है, जो राजगिरी था आपका, जो राजगिरी था वो कितनी, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और जो इसकी दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो कितनी, 3 नदियों से घिरी हुई थी। किससे, गंगा, सोन, और एक नदी और थी जिसका नाम था पुनपुन नदी। क्या नाम था, पुनपुन नदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मगध है वो प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षा इसको मिल रही थी। ठीक है, तो इसी के जब जब प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल ही रही है तो यहाँ पे जो राजा जो शासन करते थे तो उनको बाहरी आक्रमणों से कोई चिंता नहीं थी।
ठीक, अब बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में सामाजिक दृष्टिकोण के चलते कैसे ही जो है मगध साम्राज्य का इतना उद्भव हुआ, इतना ये फला फूला। आपको पता है मगध की भौगोलिक स्थिति में यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण को भी निर्धारित किया। ठीक है, आपको पता है जो ये मगध का क्षेत्र था ये आर्य प्रभाव से मुक्त था। ठीक, आर्य प्रभाव से मुक्त था क्योंकि आर्यावर्त से बाहर स्थित था। इस कारण से क्या हुआ कि जो मगध का साम्राज्य था यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी मान्यताओं का जो प्रभाव था वो बहुत ही कम था। अब जो आपको मैंने बताया था वैदिक काल में कि जो समाज था वो वर्णों में विभक्त था, और वही चीज क्या थी कि मगध के साम्राज्य में वही जो वर्णों वाला सिद्धांत था वो यहाँ लागू नहीं होता था। यहाँ सभी वर्गों के लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था, और जब सभी लोग सेना में भर्ती होते थे तो सेना शक्तिशाली होती थी और अपने राज्य का क्या करती थी, विकास करती थी। ठीक है, अब मगध के फलने फूलने में यहाँ के शासकों का भी बहुत बढ़िया योगदान रहा। मगध के फलने फूलने में यहाँ के शासकों का भी खूब योगदान रहा। जैसे जो आपका बिंबिसार है, बिंबिसार को क्या कहा जाता है, मगध का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन मगध को बसाया किसने था? देखिए, अगर हम लोग भगवत गीता या वेद पुराणों की बात करें तो उसके हिसाब से इसको बसाया था बृहद्रथ ने। किसने बसाया था? बृहद्रथ ने। ठीक है, लेकिन अगर जो इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें तो मगध के वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? बिंबिसार को। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को। अब बिंबिसार ने क्या किया, गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया और इसके वैवाहिक संबंधों, देखिए पहले क्या होता था कि राजा क्या करते थे, कई सारी जो है राज्यों की रानियों से, वो राजकुमारियों से विवाह करके, ठीक है, अपने राज्य का विस्तार करते थे। ठीक है, दहेज में उनको कई सारे राज्यों की जो है क्षेत्र जो है दहेज में दे दिए जाते थे, जिससे क्या होता था कि उनके राज्य में क्या होता था, उनके राज्य का क्या होता था, विस्तार होता था। तो बिंबिसार ने इस नीति को अपनाया और उसने कौशल, वैशाली एवं पंजाब की, ठीक है, राजकुमारियों से विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए, जो बिंबिसार की पहली पत्नी थी, पहली पत्नी कौन थी, यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। बाकी हम लोग जब मगध के साथ वंश पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बिंबिसार को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जो इनकी पहली पत्नी थी, ठीक, तो वो थी कौशल के राजा की बेटी। ठीक है, कौशल के राजा की बेटी थी। कौशल भी आपका एक महाजनपद था, कौशल के राजा की बेटी थी, कौशल के राजा की बेटी थी, कौशल के राजा की बेटी थी। और कौशल नरेश के पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी। कौशल की इस दुल्हन के साथ क्या हुआ कि बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का जो एक गांव था, काशी जो आपका महाजनपद था, काशी का एक गांव जो है वो दहेज में मिला। तो इससे क्या हुआ, मगध साम्राज्य का ही तो विस्तार हुआ। इनकी जो दूसरी पत्नी थी, इनकी जो सेकंड थी, इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो कहां से थी वो थी कहां से, पत्नी का नाम क्या था, चल्लाना। और ये कहां थी, वैशाली के लिच्छवी साम्राज्य की क्या थी, राजकुमारी थी। ठीक, और यही जो चिल्लाना थी, इन्होंने ही क्या किया, अजात शत्रु को जन्म दिया था। अजात शत्रु को क्या किया था, जन्म दिया था। और अजात शत्रु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अजात शत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इनकी तीसरी पत्नी जो थी दोस्तों, वो थी पंजाब के मद्रा वंश के प्रमुख की बेटी। पंजाब में एक वंश था, पंजाब में एक वंश था जिसका नाम था क्या, मद्रा। मद्रा वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो वहां से भी क्या हुआ, इन्होंने, इनका ये, देखिए जो एक सिलसिला था कि राज्यों के हड़प का, या कहें कि राज्यों को मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि भाई अलग अलग राज्यों की राजकुमारियों से शादी करो और उनके बाप से कुछ दहेज में कुछ ना कुछ जो है क्षेत्र उनके राज्य का दहेज में ले लो और अपने राज्य का विस्तार कर दो। तो ये तो थी बात हो गई, ठीक है, मगध के शासकों के योगदान की। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखिए कुछ जो है वेदों में भी जानकारी जो है मगध के साम्राज्य के बारे में दी गई है। तो ऋग्वेद में देखिए कीकट, कीकट नामक प्रदेश का उल्लेख किया गया है। और कीकट मतलब किराट, यानी किराट का मतलब होता है मगध माना जाता है, क्योंकि कीकट का मतलब होता है मगध। ठीक, और इसके जो राजा थे वो माना जाता है कि प्रमगंध थे। ठीक है,
इनके राजा कौन थे? प्रमगंध थे। ठीक है। यजुर्वेद भी मगध के रहने वालों भाटो जनजाति, ठीक, कौन सी जनजाति? भाटो जनजाति का उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में एक प्रार्थना की गई, उसमें कहा गया है यह बीमारी मगध को जाए, मतलब ये एक शराब जैसा बोला गया है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अथर्ववेद में ऐसी प्रार्थना की गई कि यह बीमारी, मान लीजिए वहां पर कोई अकाल होगा या कोई बीमारी होगी किसी क्षेत्र में, तो वहां पर यह श्राप दिया गया कि यह बीमारी जो है क्या हो? मगध को चली जाए। तो मगध एक कोई राज्य रहा होगा, इसीलिए तो यहाँ पर जो है अथर्ववेद में उस समय यह बात की गई थी। ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग मगध के वंश। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कई सारे वंश के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे आपका बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है, और भी जैसे सातवाहन वंश आपका आया था। तो ऐसे मगध में कई सारे वंश आए, उनके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक एक वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जो है आपका बृहद्रथ। ठीक है, जो क्या है आपका? बृहद्रथ। आप सभी को पता होगा कि जो छठी शताब्दी पूर्व में क्या था? 16 महाजनपद थे, और 16 ही महाजनपद में से एक महाजनपद था आपका मगध। ठीक। लेकिन उस समय जो है राज्यों के फलने फूलने की प्रक्रिया के दौरान चार राज्य जो थे, जो चार महाजनपद थे, वो काफी शक्तिशाली हो गए थे। और उन्हीं चार महाजनपदों में से क्या आपका मगध जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। तो चार जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, उनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे तो ये कि चार महाजनपद इसी के साथ साथ समकालीन जो थे वो क्या थे? साथ ही साथ इसके पल रहे थे। ठीक। पहला तो था आपका वत्स, और जिसकी राजधानी थी क्या थी? कौशाम्बी। जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक। दूसरा था आपका कौन सा? और इसका शक्तिशाली शासक कौन था उस समय? कौन था? उदयन। ठीक है, उदयन। उसका शक्तिशाली शासक कौन था? उदयन। दूसरा राज्य था आपका अवंती। दूसरा राज्य कौन सा था? अवंती। दूसरा राज्य था आपका अवंती। ठीक। और इसकी राजधानी भी क्या थी? अवंती ही थी। ठीक है, इसकी राजधानी भी क्या थी? अवंती थी। तीसरा कौन सा था आपका? कौशल। तीसरा था आपका कौशल। तीसरा था आपका कौन सा? कौशल। और कौशल की भी राजधानी क्या थी? कौशल ही थी। ठीक है, कौशल ही थी। और इसके जो प्रमुख शासक थे उनका नाम क्या था? प्रसन्नजीत। ठीक। प्रसन्न, ये बात हो गई। ठीक। और जो चौथा था आपका राज्य, वो चौथा था आपका मगध। ठीक, चौथा था आपका मगध। और इसकी राजधानी क्या थी आपको बताऊं? राजधानी इसकी थी राजगिरी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी। ठीक है। अब मगध के ये प्रारंभिक वंश थे, जो आपके बृहद्रथ वंश था, आपका हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था। ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। ठीक है, किसने की थी? शिशुनाग ने। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है। बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और बृहद्रथ को ही माना जाता है कि मगध की भी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। लेकिन बिंबिसार को क्या माना जाता है? मगध वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए बृहद्रथ वंश के बारे में देख लेते हैं। अगर हम महाभारत और पुराणों की बात करें तो उसमें लिखा हुआ क्या है कि मगध के जो प्रथम राज्यवंश की स्थापना थी वो किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। महाभारत में बृहद्रथ का बेटे का नाम क्या था? जरासंध का उल्लेख मिलता है। और यही जरासंध है जिसका भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? भीम के साथ क्या हुआ था? मल्ल युद्ध हुआ था। और भीम ने मारा था इनको, यानी जरासंध को। किसको मारा था? जरासंध को भीम ने मार दिया था। तो ये तो हो गई बात हमारी आज के पहले वंश यानी कि बृहद्रथ वंश की। कल हम लोग प्रॉपर बात करेंगे जो मगध का वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार, और उसका जो वंश था हर्यक वंश, वहां से हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश का जो समय था, जो काल था, वो कब से कब तक था? 544 से 492 बीसी तक। 492 बीसी तक। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 492 है या 412 है? आप लोग करेक्ट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स में। तो 412 बीसी तक था। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका आएगा कौन सा? शिशुनाग वंश। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की थी?
महापदम नंद ने। फिर आपका कौन सा आएगा, मौर्य पीरियड शुरू होगा। ठीक है, मौर्य पीरियड शुरू होगा। मौर्य पीरियड में आपके, ठीक है, हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल कब से शुरू होगा, आपका 322 से 184 बीसी तक आपका क्या चलेगा, मौर्य काल चलेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग उसी के साथ साथ मौर्यों के जानकारी के साधन देखेंगे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यकालीन जो प्रमुख शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था आपका, ठीक है, उसी के साथ साथ बिंदुसार था, अशोक महान थे। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, जो अशोक के उत्तराधिकारी हुए कौन हुए, ठीक, महान अशोक के बारे में जो भी जानकारी बनती है वो देखेंगे। और मौर्यकालीन जो प्रशासन था वैसा, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो कल जो हम लोग चर्चा करेंगे वो पूरा का पूरा मौर्यकालीन इतिहास पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस मेरा इतना मकसद था कि मैं आपको समझा पाऊं कि मगध का जो वंश था इसका उद्भव कैसे कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी जो मगध की, तो ये ही इसके जो है सबसे शक्तिशाली बनने का बहुत ही बड़ा कारण बनी। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो मगध है वो तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। आपका सोन रिवर थी आपकी इधर जो है वेस्ट में, और ईस्ट में थी आपकी चंपा नदी। ठीक है, और साउथ में आपका जो है हिमालय की हिल्स थी, और जो आपका नॉर्थ में आपकी गंगा थी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो है क्या, कृषि का विकास हुआ। और कृषि के विकास हुआ जब लोगों का अच्छा खासा पैदावार हुई, तो उन्होंने अच्छा टैक्स पे किया। जब उन्होंने अच्छा टैक्स पे किया तो उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, उन्होंने जो उस टैक्स के पैसे से वहां की सैन्य शक्ति को बढ़ाया, और उस सैन्य शक्ति ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मगध का साम्राज्य दिनों दिन फूलता फलता रहा। ठीक है, तो ये तो आज की चर्चा मेरी सिर्फ इतनी करने की थी कि मगध के साम्राज्य को कैसे जो है इतनी प्रसिद्धि मिली, कैसे ये इतना फरा फूला। तो हम लोगों ने कई सारे कारण देख लिए इसमें। अब कल की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे के वंशों की। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।